वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। आज हम 12th क्लास फिजिक्स में बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। देखिए, अब तक हमने कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मल्टीपल चार्जेस की बात करी। अब हम चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब, तो सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी पाथ। इमेजिनरी पाथ मतलब ये हमको दिखाई नहीं देता है, ये वो इमेजिनरी पाथ है जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो इट इज द इमेजिनरी पाथ ऑन विच अ पॉजिटिव चार्ज इज फ्री टू मूव। और पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी पाथ ऑन विच अ पॉजिटिव चार्ज is free to move. Electric field lines are imaginary path on which a positive charge is free to move is called electric field lines. So पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? जिधर उस पर फोर्स लगे। और पॉजिटिव पर फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। याद करो, ये बात मैंने पहले भी आपको बता रखी है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो बुक्स में आपको 4 या 5 प्रॉपर्टीज मिलेंगी। मैं आपको 7-8 प्रॉपर्टी बताऊंगा और आपका कोई क्वेश्चन कहीं का भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड आपका गलत नहीं होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज begin from positive charge and ends on negative charge. Electric field lines always begin from positive charge and ends on a negative charge. हमेशा ही। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो आप यहाँ पर पॉजिटिव रख के देखिए, सर ये उसको रिपेल करेगा, इट इज़ द डायरेक्शन। यहाँ पर पॉजिटिव बताइए किधर मूव करेगा? सर इस तरफ। यहाँ पॉजिटिव, सर इस तरफ मूव करेगा। यहाँ पॉजिटिव, इस तरफ मूव करेगा। यहाँ पॉजिटिव रखूँ, सर इस तरफ मूव करेगा। क्योंकि पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सो इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज। आप देखिए, लाइंस आपको दिखाई नहीं देती लेकिन दे कैन एक्सपीरियंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये वो इमेजिनरी पाथ है जिस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज फ्री होगा। क्या करने के लिए? मूव करने के लिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। और ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होता है और नेगेटिव के लिए किधर होता है? रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेके चलूँ, अब बताइए, तो सर कोई भी पॉजिटिव यहाँ रखोगे, इट विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव, इट विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव, इट विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव, पॉजिटिव towards the negative. It is the direction of electric field radially inward. These imaginary path are called electric field lines. तो पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और नेगेटिव पर एंड होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व। बीच में बेटा कहीं पर स्टार्ट या स्टॉप नहीं होते हैं, कॉन्टिन्यूअस कर्व है। दे नेवर स्टार्ट और stop
इन मिड स्पेस, ना तो ये बीच में शुरू होते हैं और ना बीच में स्टॉप होते हैं, कॉन्टिन्यूअस कर्व्स हैं। अगर पॉजिटिव से शुरू हुआ है तो ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, बीच में कहीं पर स्टार्ट या स्टॉप नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था KQ/R²। आप देख सकते हो जब तक R इनफाइनाइट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। सो इन्फिनिटी तक ये कॉन्टिन्यूअस जाएगी, बीच में कहीं स्टार्ट या स्टॉप नहीं होंगी। अच्छा, एक और बात, सर ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है, और हमने यहाँ पर ये जो पाथ बनाया है, ये पाथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के पाथ को। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of electric field at that point. The tangent drawn at any point on electric field lines gives the direction of electric field at that point. किसी भी पॉइंट पर आप जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, आप यहाँ पर टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ निकालनी, यहाँ पर टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ निकालनी, यहाँ पर टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए। इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात समझिए, आप कहीं पर भी जो टेंजेंट बनाओगे, दैट टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डी पार्ट, two electric field lines never intersect each other. Two electric field lines never intersect each other. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है जो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब डायरेक्शन वुड नॉट बी यूनिक। अगर ऐसा करेंगी तो डायरेक्शन वुड नॉट यूनिक एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर डायरेक्शन यूनिक नहीं रहेगी और दैट इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मतलब टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अब तक की हमने इन प्रॉपर्टीज, कितनी प्रॉपर्टी बताई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चार प्रॉपर्टी में हमने क्या जाना? पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट बनाओगे वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तीसरी आपने पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो ऐसा करेंगी तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर कितनी डिफरेंट टेंजेंट बनेगी? दो डिफरेंट टेंजेंट बनेगी जो एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। दैट इज इम्पॉसिबल, ये बेटा नहीं हो सकता। फोर्थ बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस कर्व है, नेवर स्टार्ट और स्टॉप इन मिड स्पेस। अगर एक बार पॉजिटिव से निकला है तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टॉप नहीं होगी। चलो, ये चार प्रॉपर्टी के बाद हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पर। हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर
form a closed loop. बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी चार्ज से शुरू होकर वापस वहां नहीं आ सकती, इट इज इम्पॉसिबल। अगर ये स्टार्ट हुई है किसी भी चार्ज से तो ये बिना रुके, मैंने आपको अभी भी बता दिया कहां तक मूव करेगी, इन्फिनिटी तक। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो क्या बना दे, क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। और जबकि एक और बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम आगे पढ़ेंगे, दे विल ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। बात ध्यान रखना, ना तो इंटरसेक्ट करती है ना कभी क्लोज लूप बनाएगी। ओके, 6th प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is always perpendicular to surface of conductor. Electric field lines is always perpendicular to surface of conductor. बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ही कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। और एक और बात, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी प्रेजेंट नहीं होगी। कंडक्टर एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड इनसाइड द कंडक्टर electric field lines are absent. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा जीरो होगा। एक क्वेश्चन के तौर पर मैंने आपको कहा कि यह आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, कैसे बता पड़ा यूनिफॉर्म? सर स्पेसिंग सेम रहेगी। आगे चल के मैं ये प्रॉपर्टी भी लिखवा दूंगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है, पास पास होती है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां दूर दूर होती है वहां वीक होगा। आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मेटेलिक स्फीयर को रख दिया, इसके अंदर आप एक मेटेलिक स्फीयर को पुट करते हो। बताइए, ड्रॉ द फील्ड लाइंस, ड्रॉ द करेक्ट फील्ड लाइंस आपको बनानी है। ये आपने एक मेटेलिक स्फीयर को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, आपको करेक्ट फील्ड लाइंस बनानी है। तो आपको मेरी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, सर मेटेलिक है मतलब कंडक्टर है, और कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एब्सेंट होंगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको पुट करता हूं तो अब देखिए ये आपका मेटेलिक स्फीयर है। सर जो फील्ड लाइंस ऊपर से पास हो रही है उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो फील्ड लाइन इसके सामने आ रही है वो यूं नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये फील्ड लाइंस यूं नहीं जाएगी। आपको पता है स्फीयर के लिए रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये फील्ड लाइंस रेडियस के अलोंग जाएगी और बाहर भी रेडियस के अलोंग ही निकलेगी, अंदर से पास नहीं होंगी। मतलब यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहाँ पॉजिटिव। इट इज द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन। जब भी किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होते हैं। फिर जो सेंटर की तरफ जा रही है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 90 डिग्री है, और जो वापस यूं निकल रही है वो भी सेंटर के अलोंग जाएगी और सेंटर के अलोंग बाहर निकल जाएगी, और जो बाहर से जा रही है उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये डायग्राम आप ध्यान रखना, ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। चलो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are closer, the electric field is stronger.
बेटा जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जैसे मैंने आपको इस तरह की फील्ड लाइंस बना के दी, मैंने कहा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ E2, बताइए कहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? तो सर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, एक्सपेल्ड है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा। क्लियर है बात? ये सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको कहा, ध्यान रखना हमने अभी तक 7 प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली है। मैंने आपको इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, यहां पर मैंने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, यहां पर E2। अब आपसे बोला जाए कि बताइए कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो ऑब्वियसली सर जहां पर क्या है, क्लोज है, और यहाँ पर एक्सपेल्ड है, दूर दूर है, तो जहाँ पर क्लोजर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पर दूर दूर है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines are always proportional to magnitude of charge. Always proportional to magnitude of charge. Number of electric field lines are always proportional to magnitude of charge. हमेशा ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे डाइपोल के लिए आपको क्वेश्चन आया कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डाइपोल, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू। सर पॉजिटिव, या इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो। सर पॉजिटिव से आएगी नेगेटिव पर एंड, पॉजिटिव से आएगी नेगेटिव पर एंड, पॉजिटिव से आएगी नेगेटिव पर एंड, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी नेगेटिव पर एंड, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी नेगेटिव पर एंड। इट इज द फील्ड लाइंस ऑफ डाइपोल। कितना आसानी से हमने बना दिया। एक और बात, डाइपोल है तो डाइपोल मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, डाइपोल का मतलब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, तो जितनी पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी उतनी नेगेटिव में एंटर होगी। तो यहां पर देखिए प्लस से निकली 1 2 3 4 5 6, तो नेगेटिव से भी कितनी एंटर हुई, 1 2 3 4 5 6। तो जितनी पॉजिटिव से लिव करेगी उतनी नेगेटिव में क्या होगी, एंटर होगी। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज ये वाला है, एक पॉजिटिव ये है, फील्ड लाइंस बनाइए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मान के चलते हैं। सर पॉजिटिव से बाहर, इस वाले पॉजिटिव से भी बाहर, पॉजिटिव से बाहर, इस वाले पॉजिटिव से भी बाहर, इस तरह आपको फील्ड लाइंस को बनानी है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये लीजिए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए आपने फील्ड लाइंस बना दी। तो अब कुल मिला के बात इतनी है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, और अब हम किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन को लेके नहीं घबराएंगे, क्योंकि हमने टॉपिक कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजनरी पाथ है जो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और इन सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी कवर कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ। गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन के बारे में डील करेंगे। गॉस लॉ को समझने से पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any surface. Number of electric field lines passing through any surface is called electric flux. किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। जैसे ये आपकी एक सरफेस है, ये आपका एरिया है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल थीटा है। एक और बात, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, गलतफहमी दूर कर लेना कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है। एरिया आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर आपका एक्स वाई प्लेन है तो एरिया जेड डायरेक्शन में होगा, अगर सरफेस वाई जेड प्लेन है तो एरिया एक्स डायरेक्शन में होगा, सरफेस अगर एक्स जेड प्लेन है तो एरिया वाई डायरेक्शन में होगा। तो एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आपका बना ई साइन थीटा। आप देख सकते हो ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो सर सरफेस के पैरेलल पास हो गया, तो सर ये सरफेस में से पास नहीं हुआ। तो सरफेस में से पास खाली कौन सा कंपोनेंट हुआ, ई कॉस थीटा, और हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है जो सरफेस से पास हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय ई कॉस थीटा इनटू एरिया, दैट इज ई ए कॉस थीटा। यहाँ से ई ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं ई डॉट एरिया। बेटा यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन अपॉन कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर थी, एरिया भी वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। एक और बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस, फर्स्ट केस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो एरिया की क्या हुआ, परपेंडिकुलर। आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्लैक और ये आपका एरिया, दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री का। हम एंगल सरफेस के साथ नहीं देख रहे हैं, हम एंगल एरिया के साथ देख रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो एरिया के परपेंडिकुलर, तो कोई फ्लक्स नहीं निकला। ई ए cos 90 विल बी 0। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर है सरफेस के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, मैंने कहा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एरिया, एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों आपस में कैसे हुए, पैरेलल। तो इस केस में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 0 होगा, तो फ्लक्स होगा ई ए cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स आपका पास होगा। तो अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान चुके हैं। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके आपके सामने इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड
इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया 2 × 10⁴ I कैप थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर whose plane is parallel to YZ प्लेन। तो देखिए सबसे पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आपको दे दिया 2 × 10⁴ I कैप। फिर एरिया की बात करूं तो एरिया होगा स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 का स्क्वायर 0.01 मीटर स्क्वायर, मीटर में बदल दिया, 10 सेंटीमीटर था मीटर में बदलोगे 0.1, स्क्वायर करूंगा 0.01 मीटर स्क्वायर, और किधर है YZ प्लेन में स्क्वायर है तो एरिया मैंने बताया हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, तो YZ प्लेन में स्क्वायर है तो एरिया किधर होगा x डायरेक्शन में, तो एरिया आपका x डायरेक्शन में हुआ। आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड भी x डायरेक्शन में और एरिया भी x डायरेक्शन में, तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ तो 0 डिग्री हुआ, तो फ्लक्स आपका हुआ EA cos 0 की वैल्यू 1, तो फ्लक्स हुआ EA मतलब 2 × 10⁴ 0.01 मतलब 200 न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन छोटा सा हम लेके बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब देखो बेटा हम सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। अब यहां से अगर मैं एक और न्यूमेरिकल लूं, मैंने कहा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 2I कैप 3J कैप 4K कैप इन, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, और फाइंड द फ्लक्स थ्रू प्लेन या स्क्वायर ले लेते हैं ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर इन Y डायरेक्शन। आपको एरिया Y डायरेक्शन में दे दिया, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सबसे पहले एरिया लिखिए 0.1 Y का मतलब J कैप, फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट एरिया, E आपका है 2I 3J प्लस 4K और इंटू 10⁻³ डॉट एरिया है 0.1 J कैप। सर डॉट प्रोडक्ट हम सबको अच्छे से पता है, I डॉट J 0 होगा, J डॉट J 1 होगा, K डॉट J 0 होगा, I डॉट I 1। बेटा पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, पैरेलल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, परपेंडिकुलर का 0 होता है, तो I डॉट J 0 मतलब J वाले को J से करना है, तो फ्लक्स हो गया 3 × 10⁻³ × 0.1 300 न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगली क्लास में हम बात करेंगे गॉस लॉ की, और एक बात तो 100% है कि आपके एग्जाम में गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।